हम देखते हैं शौर्य सदन की तरफ एक विशाल मेंशन जो अपनी भव्यता और कीमती कलाकृतियों से भरा था, पर एक भयानक साये की मौजूदगी से घिरा हुआ था। मेंशन के एक कमरे से 18 वर्षीय आहाना की एक भयावह चीख गूंज रही थी। उसकी आवाज राक्षसी लग रही थी। वह चिल्ला रही थी, मुझे जो चाहिए वह मैं लेकर रहती हूँ। मैं अपना बदला जरूर लूंगी। अब हम 22 वर्षीय राधिका के पास चलते हैं, जो अपने नए छोटे से अपार्टमेंट शांत निवास को सजाने में व्यस्त थी। राधिका एक अनाथ थी। उसने अपने माता पिता को 5 साल की उम्र में खो दिया था। उसके चाचा रमेश ने उसे गोद ले लिया था, पर चाची अंजना उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अंजना के 2 बच्चे थे, बेटी प्रिया और बेटा राहुल। प्रिया और राहुल राधिका के प्रति सहानुभूति रखते थे, पर अपनी माँ के सामने उनकी नहीं चलती थी। अंजना आए दिन राधिका को बुरा भला कहती और मारा पीटा करती थी। वह राधिका की माँ के बारे में भी गलत शब्दों का इस्तेमाल करती थी। फिर भी राधिका सब चुपचाप सहती रहती थी। पर एक दिन हद हो गई। चाची ने अपने स्वार्थ के लिए राधिका को बेचने की कोशिश की और विरोध करने पर उसे बुरी तरह मारा पीटा और कमरे में बंद कर दिया। राधिका ने देखा कि उसके चाचा और भाई बहन तमाशा देख रहे थे, पर किसी ने मदद नहीं की। इस हादसे के बाद राधिका ने वह घर छोड़ने का निर्णय लिया। अगले दिन राधिका घर छोड़ देती है। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होने के बावजूद उसका दिमाग तेज था। जाते समय चाचा रमेश ने कुछ पैसे देकर माफी मांगी। राधिका ने देखा कि उनके चेहरे पर पछतावा था। वह अपने चाचा को गले लगाकर वहां से चली जाती है। चाचा के दिए हुए पैसों से उसने टैक्सी ली और रामनगर में एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर ले लिया। पास की ज्ञान गंगा लाइब्रेरी में वह काम करने लगी। अब हम दूसरे कैरेक्टर 20 वर्षीय अर्जुन की ओर देखते हैं, जो एक सुंदर मेंशन शांति कुटीर में अपने कमरे में सोया हुआ था। वह काफी बीमार लग रहा था। उसके परिवार में मां सारिका, पिता विवेक और बड़ा भाई आदित्य था। उनका बहुत बड़ा बिजनेस था, पर घर में खुशी नहीं थी। एक काला साया इस घर में मौजूद था जो अर्जुन को निशाना बनाना चाहता था। अर्जुन के पिता के बड़े भाई विजय सिंह को इस बारे में सब पता था, पर वो किसी से कुछ कह नहीं पा रहे थे। अचानक अर्जुन के शरीर पर खरोंच के निशान बनने लगते हैं और उसके कानों में आवाज गूंजने लगती है, जो मेरे साथ हुआ उसका बदला मैं लेकर रहूंगी। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मिटा दूंगी। अर्जुन का पूरा शरीर कांपने लगता है और वह चिल्लाकर उठ बैठता है। उसकी आवाज सुनकर सब दौड़ कर आते हैं। माँ उसे गले लगाकर पूछती है, बेटा क्या हुआ? अर्जुन रोते हुए कहता है, माँ वो आई थी, वो हमें मार देगी। डॉक्टर भी आ जाता है और नींद की दवा देकर उसे सुला देता है। सारिका डॉक्टर से पूछती है कि बेटे को क्या हो रहा है। डॉक्टर कहता है, बस कमजोरी है। डॉक्टर के जाते ही विजय सिंह डॉक्टर को अपने कमरे में ले जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हो रहा है। डॉक्टर गुस्से में कहता है, वो मर रहा है और तुम कुछ नहीं कर रहे। अगर ऐसे ही चला तो वो बच नहीं पाएगा। विजय सिंह कहता है, जो गलती हमने की उसकी सजा मेरे भाई के बच्चों को मिल रही है। डॉक्टर कहता है कि वह एक पहुंचे हुए तांत्रिक को जानता है और विजय सिंह कहता है, ठीक है चलो। अब फिर से राधिका को दिखाया जाता है। वह काम में बिजी है, रात हो चुकी है। उसे मालूम है कि यह लाइब्रेरी भूतिया है। कहा जाता है कि 10वीं शताब्दी की ऐतिहासिक इमारत से एक स्टूडेंट ने कूदकर जान दे दी थी। यहाँ पहले जितने लोग काम करते थे सब डर के मारे छोड़ गए। राधिका को पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए वह रुकी रही। रात के 10 बज चुके हैं। सभी स्टूडेंट जा चुके हैं। राधिका अपना काम खत्म ही कर रही होती है कि अचानक उसे एक तेज चीख सुनाई देती है। वह चौंक जाती है। उसे लगता है कोई मुसीबत में है।
और वह उस दिशा में बढ़ती है। अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। आवाज सुनते हुए राधिका लाइब्रेरी के काफी अंदर चली जाती है। राधिका के मन में ये बात आती है कि कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गया, उसे देखना चाहिए। ऐसा सोचकर राधिका उस तरफ जाने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक लड़की के रोने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वह लाइब्रेरी के काफी अंदर चली जाती है। राधिका अब लाइब्रेरी के काफी अंदर पहुंच चुकी थी। उसे फर्श पर खून से सने पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जो छत की ओर जा रहे थे। वह बहुत डरी हुई थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उन्हीं निशानों के पीछे छत तक पहुंच जाती है। छत पर पहुंचकर वह इधर-उधर देखने लगती है। तभी उसे लाइब्रेरी की छत के आखिरी कोने में एक लड़की खड़ी दिखाई देती है। राधिका को लगता है कि वह कोई स्टूडेंट है और शायद सुसाइड करने जा रही है। वह लड़की से पूछती है, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन लड़की कोई जवाब नहीं देती। फिर वह अजीब तरीके से रोने लगती है और उसकी आवाज धीरे-धीरे बहुत तेज और भयानक हो जाती है। राधिका खुद को संभालते हुए धीरे-धीरे आगे बढ़ती है और कहती है, लाइब्रेरी बंद करने का समय हो गया है, अब तुम यहाँ से जाओ। लेकिन लड़की अब और भी भयानक तरीके से हंसने लगती है। राधिका धीरे-धीरे उसके करीब जाकर उसका चेहरा देखने की कोशिश करती है। जैसे ही चेहरा देखती है, वह जोर से चिल्लाती है और बेहोश होकर गिर जाती है। राधिका की चीख सुनकर सिक्योरिटी गार्ड दिनेश छत पर आता है। सबसे पहले वह जमीन पर गिरी हुई राधिका को देखता है, फिर कुछ दूरी पर खड़ी एक लड़की को। वह वहीं रुक जाता है, क्योंकि वह लड़की बिल्कुल पास खड़ी थी। डरते हुए गार्ड चिल्लाता है, तुम कौन हो? यहाँ से चली जाओ। गार्ड को पता था कि इस लाइब्रेरी में भूत की कहानियां सच हैं। पहले भी कई लोग इसे देख चुके हैं और इसी कारण कई लोग यहाँ काम छोड़ चुके हैं। जैसे ही गार्ड उस लड़की को देखता है, डर से कांप उठता है। लड़की का पूरा शरीर, सफेद आंखें, बड़ी-बड़ी और बाहर निकली हुई, हाथ पैर मुड़े हुए, चेहरा कई जगह से फटा हुआ और खून से सना था। बाल बिखरे हुए। वह लड़की गार्ड को देखकर हंसती है और लाइब्रेरी की छत से कूद जाती है। गार्ड तुरंत राधिका के पास पहुंचता है, लेकिन वह बेहोश थी। किसी तरह उसे नीचे ले आता है। अगले दिन सुबह का समय दिखाया जाता है। राधिका रात की घटना से डर जाती है और तुरंत अपनी नौकरी छोड़ देती है। वह अब एक नई नौकरी की तलाश में निकल पड़ती है। अब हम विजय सिंह और डॉक्टर को दिखते हैं, जो उसी तांत्रिक के पास आए हुए थे। विजय सिंह डॉक्टर से कहता है, तुम मुझे सही जगह लाए हो ना? डॉक्टर जवाब देता है, चुप रहो और मेरे साथ चलो। चलते चलते वे दोनों एक खंडहर जैसी जगह पर पहुंचते हैं, जहां से चीखने की आवाजें आ रही थी। जयसिंह घबराकर कहता है, अरे बाप रे, ये तू मुझे कहाँ ले आया? डॉक्टर डांटते हुए कहता है, चुप रह वरना हम दोनों मारे जाएंगे। खंडहर में वे चारों ओर देखते हैं। अंदर एक गुफा जैसी जगह थी, जहां एक ओर कंकाल पड़े थे और दूसरी ओर हवन कुंड की आग जल रही थी। लगता था कि अभी हाल ही में यहाँ पूजा हुई है। डॉक्टर जयसिंह को वहां रुकने के लिए कहता है और खुद किसी को बुलाने चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह एक खतरनाक दिखने वाले आदमी के साथ आता है। लंबा चौड़ा शरीर, लाल आंखें, सिर पर जटाएं। वह आदमी भयानक हंसी हंसता है, जिससे गुफा गूंज उठती है। वह तांत्रिक जयसिंह से कहता है, तूने उसके साथ बहुत बुरा किया है, अब वो तुझसे और तेरे परिवार से बदला ले रही है। डरे हुए जयसिंह तांत्रिक से मदद की गुहार लगाता है और बदले में पैसे देने की बात करता है। यह सुनकर तांत्रिक गुस्से में आकर उसे गर्दन से पकड़ हवा में उठा लेता है। डॉक्टर तुरंत उसके पैरों में गिरकर माफी मांगता है और किसी तरह उसे शांत करता है। तांत्रिक कहता है,
अगर मदद चाहिए तो मुझे एक लड़की चाहिए जिसके गले के नीचे एक लाल अर्धचंद्र का निशान है। उसे मेरे पास लाओ, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। वह एक ताबीज भी देता है और कहता है, यह लड़के को पहना देना, साया उसे हानि नहीं पहुंचा सकेगा। अब हम 6 महीने बाद का समय देखते हैं। एक बड़े ऑफिस में विनय अपने एम्प्लॉई को डांट रहा होता है। तभी उसका भाई संजय आता है और कहता है, बस भी करो विनय, इतना गुस्सा ठीक नहीं। विनय मुस्कुराता है। संजय मजाक करता है, लगता है अब तेरी शादी करवा ही देनी चाहिए। विनय जवाब देता है, पहले आप अपनी पत्नी को संभालो वरना वो आपको नहीं छोड़ेगी। संजय हंसते हुए ऑफिस से निकल जाता है। अब हम संजय को घर लौटते देखते हैं। वह अपनी पत्नी को ढूंढता है और आवाज लगाता है, जया, ओ जया, कहाँ हो तुम? तभी जया वॉशरूम से निकलती है और कहती है, अरे आप इस वक्त? संजय मुस्कुराकर कहता है, तुमने ही तो कहा था घूमने नहीं ले जाते, चलो आज चलते हैं। संजय और जया कार में बैठे थे। तभी जया संजय से कहती है, एक बात पूछूं? संजय कहता है, हाँ पूछो। जया पूछती है, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? संजय गुस्से में कहता है, जया यह क्या पागलपन है? जया कहती है, नहीं, मैं सच कह रही हूँ। आपने मुझे आज तक किसी अच्छी जगह घुमाया नहीं, कभी मेरे लिए तोहफा नहीं खरीदा। संजय उसे चुप कराता है और कहता है, यह तुम सब अपनी माँ से सीखती हो। तुम्हें सब कुछ चाहिए। जया उसे डांटती है, हाँ और क्या, मुझे भी सब कुछ चाहिए। संजय जया की बातों से परेशान हो जाता है और सोचता है, मुझे कुछ करना होगा। उधर विजय सिंह और डॉक्टर तांत्रिक के आश्रम से निकल रहे थे। विजय सिंह ताबीज को कसकर पकड़े हुए था। डॉक्टर कहता है, अब हमें उस लड़की को खोजना होगा। विजय सिंह गहरी सांस लेता है और कहता है, पर कहाँ? हम उसे कैसे ढूंढेंगे? तांत्रिक ने उन्हें बताया था कि वो लड़की अपने ही दुर्भाग्य से दूर हो चुकी है, लेकिन उसके भाग्य में मुक्ति लिखी है। विजय सिंह की आंखों में उम्मीद की एक हल्की किरण चमकती है। उन्हें पता था कि उनका समय कम है, क्योंकि अर्जुन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। ताबीज ने भले ही साये के सीधे हमले को रोक दिया था, पर अर्जुन का शरीर और मन साये के बुरे प्रभाव से कमजोर होता जा रहा था। उसे लगातार बुरे सपने आते थे और वह जागते हुए भी अजीब आवाजें सुनता था। परिवार में तनाव बढ़ता जा रहा था और विवेक तथा सारिका, अर्जुन के माता-पिता, अपने बेटे की इस रहस्यमय बीमारी से चिंतित थे। उन्हें लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके परिवार को निगल रही है। राधिका ने अपनी नई नौकरी एक छोटे से रेस्टोरेंट में शुरू कर दी थी। वह दिन भर व्यस्त रहती थी, लेकिन रात में लाइब्रेरी की घटना उसके दिमाग से निकल नहीं पा रही थी। उसे अक्सर उस भयानक लड़की का चेहरा याद आता और वह डर से कांप उठती। राधिका ने तय किया कि वह इस बारे में किसी से बात नहीं करेगी, क्योंकि उसे डर था कि कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा या उसे पागल समझेगा। पर उसका मन बेचैन था। एक रात रेस्टोरेंट बंद करने के बाद राधिका घर लौट रही थी। सड़क सुनसान थी। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा पर कोई नहीं था। उसे लगा कि यह सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी उसे फिर से वही ठंडक महसूस हुई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी गति बढ़ाई और तेजी से अपने अपार्टमेंट की तरफ भागी। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची उसने सुना कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला और अंदर घुसते ही दरवाजा बंद कर लिया। उसने देखा कि उसकी खिड़की से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। रोशनी एक लाल अर्धचंद्र के निशान जैसी थी, जो उसके कमरे की दीवार पर चमक रही थी। राधिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे याद आया कि तांत्रिक ने विजय सिंह से जिस लड़की के बारे में बताया था, उसके गले के नीचे एक लाल अर्धचंद्र का निशान था।
क्या यह वही लड़की थी? राधिका घबराकर अपनी जगह पर खड़ी रह गई। उसे लगा कि वह सुरक्षित नहीं है और वह अब इस रहस्य से और अधिक जुड़ती जा रही थी। उसे नहीं पता था कि यह निशान क्या दर्शाता है और उसकी जिंदगी में इसका क्या महत्व है, लेकिन उसे यह जरूर पता था कि यह उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। वह अपनी आंखें बंद करके बस प्रार्थना करने लगी कि यह सब एक बुरा सपना हो, पर यह हकीकत थी। लाल अर्धचंद्र का निशान अब राधिका के दिमाग में बैठ गया था। अगली सुबह उसने फैसला किया कि उसे इस निशान के बारे में जानना होगा। वह अपने काम से छुट्टी लेकर एक पुराने बाजार में गई जहां प्राचीन किताबों की दुकान थी। उसने एक बूढ़े दुकानदार से इस तरह के निशान के बारे में पूछा। दुकानदार, जिसकी आंखें उम्र से धुंधली हो चुकी थी, निशान के बारे में सुनते ही चौंक गया। उसने राधिका को एक धूल भरी पुरानी किताब दी और कहा, बेटी, यह निशान बहुत खतरनाक है। यह अक्सर उन आत्माओं से जुड़ा होता है जिन्हें अन्याय के कारण मुक्ति नहीं मिलती। इस किताब में तुम्हें कुछ जवाब मिल सकते हैं, पर सावधान रहना। जो शक्तियां इन निशानों से जुड़ी हैं, वे आसानी से नहीं छोड़ती। राधिका ने किताब खरीदी और तुरंत अपने अपार्टमेंट लौट आई। किताब में लाल अर्धचंद्र के निशान के बारे में कई पुरानी कहानियां थी, लेकिन एक कहानी राधिका का ध्यान खींचती है। यह एक युवती आहाना की कहानी थी, जिसे धोखे से मारकर उसकी आत्मा को एक शक्तिशाली अनुष्ठान में फंसा दिया गया था ताकि उसके परिवार की दौलत और शक्ति बनी रहे। उस अनुष्ठान के दौरान आहाना की आत्मा ने बदला लेने की शपथ ली थी और उसके गले पर एक लाल अर्धचंद्र का निशान बन गया था, जो उसकी अधूरी इच्छा और शक्ति का प्रतीक था। राधिका ने ध्यान से पढ़ा कि अनुष्ठान करने वाले परिवार का नाम अग्रवाल था, जो शहर के सबसे अमीर और प्रभावशाली परिवारों में से एक थे। राधिका को तुरंत शांति कुटीर में रहने वाले अर्जुन के परिवार का नाम याद आया, अग्रवाल। यह कोई संयोग नहीं हो सकता था। राधिका को अब समझ में आने लगा था कि यह सब कैसे जुड़ा हुआ है। आहाना की आत्मा अग्रवाल परिवार से बदला ले रही थी और अर्जुन उसी का शिकार था। राधिका ने किताब में पढ़ा कि ऐसी आत्मा को शांत करने का एक ही तरीका है, या तो उसे मुक्ति दी जाए या जिसने अनुष्ठान किया था उसका पूरा परिवार नष्ट हो जाए। मुक्ति देने के लिए उस आत्मा की अधूरी इच्छा को पूरा करना होता था, या फिर उस निशान वाली लड़की को, जो उस आत्मा का अंतिम अंश है, उसे किसी पवित्र अनुष्ठान में बलिदान करना होता था। राधिका डर गई। वह खुद को इस कहानी में फंसा हुआ महसूस कर रही थी। क्या वह लड़की जिसे उसने लाइब्रेरी की छत पर देखा था वही आहाना थी? और अगर हाँ, तो उसका लाल अर्धचंद्र का निशान उसकी गर्दन पर क्यों चमक रहा था? राधिका को यह भी याद आया कि तांत्रिक ने विजय सिंह से निशान वाली लड़की को लाने को कहा था। क्या इसका मतलब था कि उसे बलि दी जानी थी? उधर अर्जुन की हालत बदतर होती जा रही थी। वह अब पूरी तरह से बिस्तर पर था, उसका शरीर कांप रहा था और वह लगातार अचेत अवस्था में बड़बड़ा रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उनमें एक अजीब सी चमक थी। सारिका और विवेक हताश थे और विजय सिंह ने कई और तांत्रिकों और साधुओं से संपर्क किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ताबीज ने उसे साये के सीधे प्रभाव से बचाया हुआ था, लेकिन साया उसके मन और शरीर पर लगातार हावी हो रहा था। रात में जब घर में सब सो जाते, तो अर्जुन के कमरे से फुसफुसाने और हंसने की आवाजें आती, जो बाकी परिवार के सदस्यों को भी डरा देती थी। एक रात सारिका ने अर्जुन के कमरे में एक परछाई देखी जो धीरे धीरे गायब हो गई। वह चिल्लाई, लेकिन विवेक ने उसे समझाया कि यह सिर्फ उसका डर है। विजय सिंह और डॉक्टर ने शहर के हर कोने में लाल अर्धचंद्र के निशान वाली लड़की की तलाश जारी रखी थी। उन्होंने गुप्त रूप से कई ज्योतिषियों और पुराने दस्तावेजों की छानबीन की, पर कोई ठोस सुराग नहीं मिला।
उन्हें लग रहा था कि तांत्रिक की बात सही थी, यह लड़की शायद अपने भाग्य से दूर हो गई है, यानी उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। विजय सिंह को यह भी डर था कि अगर उन्हें वह लड़की नहीं मिली तो अर्जुन को बचाना असंभव हो जाएगा। वह तांत्रिक की चेतावनी को याद कर रहा था, अगर मदद चाहिए तो मुझे एक लड़की चाहिए जिसके गले के नीचे एक लाल अर्धचंद्र का निशान है। उसे मेरे पास लाओ, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। यह उसके दिमाग में गूंज रहा था। इधर संजय और जया के बीच का तनाव चरम पर था। जया की मां मीना लगातार अपनी बेटी को भड़का रही थी कि संजय उसे वो सुख नहीं दे पा रहा है जिसकी वह हकदार है। मीना को पैसे का बहुत लालच था और वह चाहती थी कि जया अग्रवाल परिवार की सारी दौलत पर कब्जा कर ले। संजय को पता था कि मीना ही इन सब झगड़ों की जड़ है, लेकिन वह जया को समझा नहीं पा रहा था। एक शाम जया ने संजय से कहा कि वह उसे छोड़कर अपनी मां के घर जा रही है, क्योंकि संजय उसकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। संजय हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि जया इतनी आसानी से उसे छोड़ सकती है। उसने जया को रोकने की कोशिश की, लेकिन जया दृढ़ थी। वह अपना सामान पैक करने लगी, जिससे संजय और भी गुस्सा हो गया। उसे लगा कि उसकी जिंदगी बिखर रही है।